बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। हमारे किसान भाई बहन बहुत ही मेहनती होते हैं। मेहनत से मिट्टी को सींच कर वहाँ फसलें उपजाते हैं ताकि हमें हमारे घरों तक अन्न पहुँच सके। इसीलिए हम अपने कार्यक्रम के ज़रिए किसान भाई बहनों की हर वो मदद करने की कोशिश करते हैं जिससे उनकी खेती किसानी बेहतर हो सके और आसान भी हो सके। तो चलिए, कार्यक्रम की तो शुरुआत हो चुकी है। चलिए देखते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्ण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। एंग्री स्मार्ट ग्राम योजना से अब राज्य के गांव बनेंगे स्मार्ट। आत्मा द्वारा संचालित कृषक पाठशाला से किसान हो सकते हैं लाभान्वित। कंपोस्ट निर्माण को आसान करता है प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड। एंग्री स्मार्ट ग्राम योजना से झारखंड के गांवों को स्मार्ट बनाने की योजना है। इस योजना के तहत पहले चरण में राज्य के 100 गांवों का चयन कर उसका निरीक्षण कर अन्य योजनाओं के साथ जोड़कर कार्य करते हुए इन गांवों का समग्र विकास करने की योजना है। इन गांवों को विकसित कर अन्य गांवों के लिए उदाहरण के तौर पर दिखाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत किसानों और पशुपालकों को विभिन्न प्रकार की योजनाओं के सहारे उन्नतशील बनाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे वे खुशहाली के साथ जीवन यापन कर सके। अनुसंधानों के दौर से गुजरते हुए कृषि क्षेत्र में भी नई तकनीकों और पद्धतियों के साथ नए बीज इत्यादि का विकास हुआ है। इन्हीं बातों को पूरी जानकारी कृषकों को हो सके, इसके लिए संस्था आत्मा राज्य के विभिन्न जिलों में प्रखंड स्तर पर कृषक पाठशाला चलाती है। इस पाठशाला में चयनित किसानों को कृषि विशेषज्ञों और प्रगतिशील कृषकों द्वारा कृषि संबंधी जानकारियां और प्रशिक्षण दी जाती है। राज्य के कृषक इस पाठशाला से लाभान्वित हो सकते हैं। मसालों में मिर्च हमारे झारखंड में प्रमुख रूप से उपजाई जाती है। वर्तमान समय में मिर्च की पूसा ज्वाला और स्वर्ण तेजस्वी नामक प्रभेदों की बुआई कर कृषक लाभान्वित हो सकते हैं। पूसा ज्वाला और स्वर्ण तेजस्वी ये मिर्च के वैसे प्रभेद हैं जो झारखंड की जलवायु और मिट्टी में बेहद उपज देते हैं। इनके 500 से 600 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्य को करके लगभग 80 से 100 क्विंटल हरा मिर्च प्राप्त किया जा सकता है। पशुओं में एक बीमारी लगती है कृमि की। पशुओं में कृमि हो जाने की स्थिति में कमजोरी, अरुचि, दस्त के अलावे उत्पादन में कमी आना इत्यादि समस्याएं आती है। उचित समय पर कृमि का इलाज नहीं होने से पशु की जान तक जा सकती है। कृमि के लक्षण होने की स्थिति में अल्बेंडाजोल नामक दवा देना लाभकारी होता है। साथ ही पशु चिकित्सक से सलाह भी लें। बर्मी कंपोस्ट बनाने के काम को सुविधाजनक तरीके से करने के लिए किसान प्लास्टिक से निर्मित प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड की सहायता ले सकते हैं। ये बेड हल्के होने के कारण कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है। बर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड एक बहुत ही उत्तम उपकरण है। आमतौर पर किसान कंपोस्ट निर्माण के लिए पक्के बेड का निर्माण कराते हैं, जो इस उपकरण की तुलना में महंगा होता है, साथ ही बहुत स्थान घेरता है। इसके बनिस्पत प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड बहुत सुविधाजनक होता है। हल्के होने के कारण इसे कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख कृषि समाचार में। आज इतना ही, परंतु जाते जाते आपसे निवेदन है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। संक्रमण से बचते हुए कृषि कार्य करें। अपने और अपने परिवार के सदस्यों को कोरोना टीके की दोनों खुराक और बूस्टर डोज अवश्य लगवाएं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन, कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही मौसम का हाल भी जाना और कृषि से संबंधित कुछ नई बातें भी आपको जानने को मिली। अब समय हो चला है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द आते हैं। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास
2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो जो आज की हमारी पहली जानकारी है आप सबके लिए, आलू फसल को पाला रोग से कैसे बचाएं। आलू सबकी फेवरेट है और ये पौष्टिक से भरपूर है, इसीलिए पूरे भारत में आलू की सफलतापूर्वक खेती की जाती है, काफ़ी अच्छे से खेती की जाती है। तो जो भी हमारे किसान भाई बहन हैं जो आलू फसल की खेती करते हैं, तो अभी ठंड का मौसम चल रहा है और ठंड के मौसम में बहुत तरह के रोग लगते हैं आलू की फसल में, और ख़ास करके पाला से इसे कैसे बचाना है ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं फीचर और लेते हैं जानकारी कि आलू की फसल को पाला रोग से कैसे बचाएं। सर्दियों के मौसम में पाले का असर दिखाई देने लगा है, जिससे आलू की खेती करने वाले किसानों को चिंता सताने लगी है कि कहीं उनकी फसल पाले की वजह से बर्बाद न होने लगे। आलू में सबसे बड़ा रोग झुलसा रोग होता है। झुलसा रोग 2 तरह के होते हैं, अगेती झुलसा और पिछेती झुलसा। अगेती झुलसा दिसंबर महीने की शुरुआत में लगता है, जबकि पिछेती झुलसा दिसंबर के अंत से जनवरी के शुरुआत में लग सकता है। किसान भाइयों बहनों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि आलू के फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं और साथ ही पाला से बचाव के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम कृषि विज्ञान केंद्र रामगढ़ में हैं और आज हमारे सामने वरीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दुष्यंत कुमार राघव जी उपस्थित है। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी किसान भाइयों को भी मेरी जोहार। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे झारखंड के लिए रबी के मौसम में आलू बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और बहुत ही नगद फसल है। इसके लिए किसान बंधुओं को मैं बताना चाहूँगा कि आलू की फसल में रोग और कीट के नियंत्रण के लिए इसकी बुवाई से ही ध्यान रखें। बुवाई जब करें तो इसका बीज उपचार कर करें, और चूंकि बुवाई बीज उपचार करके इसलिए करें कि जब हम लोग बिना बीज उपचार के लिए
इसकी बुआई करते हैं तो इसमें बीमारी लगने की संभावना बढ़ जाती है और आलू का जो बीज होता है, जो कंद होता है, उसमें अंकुरण की क्षमता कम हो जाती है और अंकुरण अगर होता है तो उसमें झुलसा जैसी बीमारियां लगने की संभावना भी बढ़ जाती है और साथ ही साथ इसमें अन्य जो कीड़े हैं उनका भी आक्रमण होने की संभावना रहती है। इस समय आलू की फसल में पिछेती झुलसा रोग लग सकता है। अगेती झुलसा में पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे भूरे रंग के धब्बे बनते हैं, जिनमें बाद में चक्रदार रेखाएं दिखाई देती हैं। रोग के प्रभाव से आलू छोटे व कम बनते हैं। पिछेती झुलसा आलू के लिए ज्यादा नुकसानदायक होता है। आलू का बीज का चुनाव करते हैं तो उस समय हम लोग देखें कि आलू का जो साइज है वो 20 से 25 ग्राम का हो और स्वस्थ आलू का हमारा बीज हो। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि आलू का बीज का जो है हमारा बहुत ही प्रमाणिक बीज हो। कहीं से ऐसा बीज हम लोग न खरीदें जो कि बहुत पुराना बीज हो, क्योंकि पुराना बीज खरीदने से आलू में बीमारी लगने की संभावना बढ़ जाती है। और जहाँ तक बीमारी की बात है तो मुख्यतः इसमें झुलसा जो बीमारी है वो बहुत अधिक मात्रा में लगती है, अगेती झुलसा, पछेती झुलसा। और दूसरा अभी इसके और एक और बीमारियाँ इसमें बीमारी बहुत लगती है कि आलू जब हमारा 40 से 45 दिन का हो जाता है तो उसका जो ज़मीन के आसपास का जो इसका तना है वो भी काला काला हो जाता है, जिसको हम लोग ब्लैक सर्फ के नाम से जानते हैं। तो ये 3 बीमारियां आलू में बहुत ही कॉमन हैं। उसके साथ ही साथ आलू में माहू, एक जो चैपा जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका भी प्रकोप देखा जाता है। साथ ही साथ जो आलू में घुर्नी ट्यूबर मोथ, पोटैटो ट्यूबर मोथ जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका भी आक्रमण फील्ड से ही हमारे भंडार तक पहुंचता है। तो ये 4 या 5 जो हमारी बीमारियां हैं ये आलू में बहुत ही प्रमुखता से रहती हैं। वातावरण में बदलाव से होने वाले रोग के कारण 4 से 6 दिन में ही फसल बिल्कुल नष्ट हो जाती है। बीमारी में पत्तों के ऊपर काले काले चकत्तों के रूप में दिखाई देते हैं, जो बाद में बढ़ जाते हैं। जानकार कहते हैं कि झुलसा से आलू का बचाव करने के लिए हल्की सिंचाई सबसे बेहतर साधन है। जब तक खेत में नमी बनी रहती है तब तक पाला का प्रभाव नहीं पड़ता है। आलू का बुवाई करने से पहले हम लोग आलू के बीज को बीज उपचार अवश्य करें। बीज उपचार के लिए किसान बंधु मैंकोजेब जो हमारा फंजीसाइड है उसको ले सकते हैं, कार्बेंडाजिम है उसको ले सकते हैं। और अगर इन दोनों जो हमारे रसायन हैं उसकी उपलब्धता नहीं है तो उनके अलावा जो हमारी ट्राइकोडर्मा विरिडी है, जो जैव फंजीसाइड है, उससे भी ले सकते हैं। रासायनिक फंजीसाइड के लिए 3 ग्राम 1 किलोग्राम बीज के लिए आवश्यकता पड़ती है और ये जो ट्राइकोडर्मा विरिडी है इसको 5 ग्राम 1 किलोग्राम बीज के लिए उपचारित करने की आवश्यकता पड़ती है। उपचारित करने के बाद जब हम लोग आलू की बुवाई करेंगे तो आलू की बुवाई करने के लिए मेड़ से मेड़ की दूरी और आलू की बीज से बीज की दूरी का विशेष रूप से ध्यान रखें। आलू की मेड़ से मेड़ की दूरी कम से कम 60 सेंटीमीटर हम लोग रखें और आलू का बीज से बीज की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर हम लोग रखें और आलू का बीज का साइज भी 25 ग्राम होना चाहिए। शुरुआती अवस्था में अगर इन 3 बिंदुओं पर किसान बंधु ध्यान देते हैं तो आलू की बीमारी की जो बीमार आलू है उसको हम बीमारी लगने से बचा सकते हैं। कृषि विशेषज्ञ कहते हैं कि पाले के प्रभाव से आलू की पौधों की पत्तियां झुलसी हुई दिखाई देती हैं, जो कि बाद में झड़ जाती हैं। लिहाजा पाले से बचाने के लिए खेत को चारों ओर से धुआं कर दें। ऐसा करने से तापमान संतुलित हो जाता है और पाले से होने वाले हानि से बचा जा सकता है। किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि किसान भाई कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस जो पौधा हमारा सूख रहा है वो झुलसा नामक बीमारी से सूख रहा है या पाला लगने से सूख रहा है। तो उसकी साधारण तरीके से पहचान ऐसे करें कि जब हम देखें कि हमारा दिन में मौसम एकदम साफ है और बादल में चमक नहीं है और रात को अचानक तापमान गिरता है और खेत में नमी की कमी है मिट्टी में, उस परिस्थिति में पाला लगने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो ऐसी परिस्थिति को किसान बंधु हल्की सिंचाई करके दूर करें। हल्की सिंचाई अवश्य करते समय
करते रहें और पाले से बचाव के लिए खेत के आसपास सुबह या शाम में जो हमारे पास सूखे पत्ते हैं, कुछ ऐसे बिचाली या बहुत सारा ऐसा हमारे पास फसल अवशेष हैं, उनको जलाने से धुआं हो जाता है, जिससे भी पाले का बचाव होता है। तो हल्की सिंचाई अवश्य करते रहें और पाले लगने की अवस्था में किसान बंधु जो हमारे पास फसल अवशेष हैं उनको जला दें, जिससे कि धुआं हो जाए, इससे पाला से बचाव होता है। तो किसान भाई बहन, अभी आपने जानकारी ली कि ठंड के मौसम में आलू फसल को पाला से कैसे बचाएं। तो जो भी हमारे किसान भाई बहन हैं जो पशुपालन करते हैं, ठंड के मौसम में पशुओं को ठंड से देख रेख करना, बचाव करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ठंड के मौसम में बहुत तरह के रोग होते हैं जो पशुओं को भी लग जाते हैं, बीमारियां होती हैं, जिससे उनका देख रेख करना बेहद ज़रूरी है। तो आज हम आपको जानकारी देंगे कि पशुओं में होने वाले रोग और उसके उपचार क्या क्या हैं, ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी। आज हम पशु चिकित्सा महाविद्यालय रांची आ पहुंचे हैं और यहाँ डॉक्टर रविंदर कुमार जी से पशुओं में होने वाले रोग और उनके उपचार के बारे में विशेष जानकारी लेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का। सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो हमारे कृषकों को और जो हमारे पशु पालने वाले जो भाई है उनको ये बताएं कि ये पशुओं में मुख्यतः किस किस प्रकार के रोग होते हैं। जी हाँ, पशुओं में जैसा कि पशुपालन जो झारखंड में खास करके देखा जाता है, उसमें सूकर पालन, बकरी पालन, गाय पालन, भैंस पालन ये और मुर्गी पालन, तो ये सब हमारे किसान भाई पालन करते हैं ग्रामीण परिक्षेत्र में। लेकिन जो बीमारियां जो होती है, सारे बीमारी जो है अलग अलग पशु में अलग अलग तरह की बीमारियां हैं। जैसे मुख्य बीमारियों की बात करें तो अगर गाय पालन की बात करते हैं तो मुख्य रूप से उसमें HS, BQ, FMD जिसको कहते हैं हिंदी में गला घोंटू, लंगड़ी बुखार और खुरपका मुँहपका, ये 3 जो बीमारी है गाय में मुख्य रूप से देखा जाता है। उसी तरह से अगर सूकर की बात करें, बहुत सारे किसान सूकर पालन करते हैं, तो उसमें सबसे प्रमुख बीमारी जो है वो स्वाइन फीवर है और दूसरा है FMD जो खुरहा मुँह पका जो बीमारी कहते हैं, ये 2 बीमारी है। बकरियों में की बात करते हैं तो बकरियों में PPR सबसे प्रमुख बीमारी है, FMD उसमें भी होता है। तो इसमें अलग अलग पशु में अलग अलग तरह की बीमारियां होती है और जिसके बारे में हमारे किसान भाइयों को जानना जरूरी है कि किस ये बीमारियां कैसी है और किस तरह से उनका हम लोग रोकथाम कर सकें। सर, आपने बताया कि गाय में अलग तरह की बीमारी होती है, सूकर में अलग तरह की बीमारी होती है, मुर्गियों में अलग तरह की बीमारी होती है और बकरियों में अलग तरह की बीमारी होती है। लेकिन हमारे जो ये पशुधन पालने वाले लोग हैं या कृषक है, वो पता कैसे करेंगे कि ये जो बीमारी हुई है उनके जानवर को, कौन सी बीमारी हुई है, क्या लक्षण उनको दिखा तो समझ जाए कि ये बीमारी हुई है? लक्षण के आधार पर हम लोग बीमारियों की पहचान करते हैं और सबसे पहले जो पशु बीमार होते हैं उनको पहचान करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही जो पशु बीमार होते हैं तो उसका लक्षण जो होता है, जो सभी कोई भी तरह की बीमारी हो, पशु में बीमारी आ जाती है तो उसमें देखा जाता है खाना कम कर देना, पशु का सुस्त रहना, जो स्किन में जो ये का चमक होता है वो कम हो जाना, अलग बैठा रहना, मल मूत्र जो होता है उसमें परिवर्तन हो जाना, आँख से पानी, नाक से पानी, इस तरह की जब समस्याएं देखने को मिलती है तो हमारे किसान भाई समझ जाते हैं कि पशु बीमार हैं। तो ये बीमारी जैसे ही बीमारी होती है तो पहला काम करना चाहिए हमारे जो किसान पालक जो हैं, पशुपालक हैं, वो बीमार पशु को सबसे पहले अलग रखना है, झुंड में नहीं रखना है। नहीं तो झुंड में रखने से क्या होता है कि जो स्वस्थ पशु हैं और जो बीमार पशु पे कभी कभी ऊपर में चढ़ जाते हैं, उसको खाने पीने नहीं देते हैं या फिर किसी तरह और की समस्याएं होती है तो उसमें मरने की संभावना उस तरह की पशु में ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले बीमार पशु को अलग बाड़े में निकाल कर रखना चाहिए, फिर डॉक्टर की सलाह लेकर के उचित इलाज कराएं। जहाँ तक अलग अलग जो बीमारियों की बात है, तो जैसे कि मैंने बताया कि खुरहा मुँह पका FMD जो कहते हैं, ये लगभग सभी पशु में देखने को मिलता है। गाय में, भैंस में, भेड़ में, बकरी में, सूकर में, सभी में बीमारी होती है। और अभी का जो मौसम है, जैसे ठंड का मौसम अभी आ चुका है, ठंड के मौसम में ये बीमारी जो खुरहा बीमारी होती है, इसका प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस बीमारी का लक्षण है कि मुंह में छाले पड़ जाते हैं, जीभ पे छाले पड़ जाते हैं, पैर के खुर में घाव हो जाता है और पशु जो है खाना पीना कम कर देता है, असमर्थ होता है चलने में, बुखार हो जाता है और धीरे धीरे पशु कमज़ोर हो जाती है और उचित इलाज नहीं करने से पशु की मृत्यु हो जाती है। तो इस समय देखा जाता है कि FMD का प्रकोप बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और ख़ास करके दुधारू पशु में देखेंगे, जैसे ही FMD बीमारी हुई दूध का उत्पादन बिल्कुल कम हो जाता है। तो ये चूँकि विषाणु जनित रोग है तो इसका बचाव ही ज़्यादा उपयुक्त है। और सबसे पहले ये जो FMD बीमारी है ये फैलने वाली बीमारी है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि जैसे ही बीमारी हो
तुरंत उस पशु को आप अलग कर दें और उसके बाद डॉक्टर की सलाह लेकर उसका उचित इलाज करें। और एफएमडी जो बीमारी है, इससे बचाव के लिए टीकाकरण, अभी आप किसान भाई आपने टीकाकरण नहीं कराया तो जल्द से जल्द इसका टीकाकरण करें। एफएमडी टीका ये बाजार में उपलब्ध है। गौवंशीय पशु में 3 ml मात्रा चमड़े में दे करके 6 महीने तक इस बीमारी से बचाव कर सकते हैं। उसी तरह से बकरियों में या सूकरों में ये टीकाकरण करके इस बीमारी से बचा सकते हैं। अभी बरसात, ये ठंड के मौसम में जो एफएमडी का प्रकोप होता है और जिससे काफ़ी हानि होती है पशुपालकों को, इससे आप बचाव कर सकते हैं। तो ये हो गया एफएमडी। दूसरा जो है कि बकरी पालन, भी बहुत सारे किसान बकरी पालन से जुड़े हैं। तो बकरी पालक जो हैं उसमें एक बीमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो पीपीआर है। पीपीआर जो बीमारी होती है, ज़्यादातर देखा जाता है कि इसका लक्षण होता है कि नाक से पानी आना, आँख से पानी आना और बकरी बिल्कुल सुस्त हो जाती है। शुरू में बुखार होता है, तेज़ी से बीमारी फैलने लगती है और बहुत बड़ी संख्या में बकरियों की मृत्यु हो जाती है। तो ये पीपीआर जो बीमारी है, इसका भी चूँकि ये विषाणु जनित रोग है तो इसका भी इलाज बहुत हद तक संभव नहीं है। तो इसको लक्षण के आधार पे हम लोग दवा देते हैं डॉक्टर की सलाह लेकर के। और ये जो पीपीआर बीमारी है इसका बचाव कर सकते हैं। साल में एक बार पीपीआर का टीका आप अपने बकरियों को अवश्य लगाएं। अभी भी आपने टीका नहीं लगाया है तो आप इसका टीकाकरण अपने बकरियों में कर दें। टीकाकरण करने से ये जो बीमारी है इससे बच सकते हैं। और हर साल या हर 1 साल के बाद आप देखेंगे कि पीपीआर का प्रकोप गांव में बहुत ज़्यादा होता है। तो लेकिन वैसे पशुपालक जो अपनी बकरियों को टीकाकरण किए हैं उसमें ये बीमारी नहीं होगी। तो टीकाकरण करके इस बकरियों की महामारी वाली जो बीमारी है उससे बच सकते हैं। उसी तरह सूकरों की बात करते हैं तो सूकरों में स्वाइन फीवर एक बीमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वाइन फीवर बीमारी भी बहुत जो है ये भी विषाणु जनित रोग है और विषाणु जनित रोग ज़्यादा प्रभावशाली होता है, बहुत ज़्यादा मृत्यु दर इसमें बढ़ाती है। और इसका जो विषाणु जनित रोग है इसका इलाज भी अभी संभव नहीं हो पाया है। तो ये जो स्वाइन फीवर बीमारी है सूकरों में, इसका लक्षण की बात करते हैं तो इसमें भी तेज़ बुखार होता है, काफ़ी तेज़ बुखार होता है। साधारणतः बुखार इसमें 102-103 डिग्री होता है साधारण तापमान, लेकिन जब ये बीमारी होती है तो इसका शरीर का तापमान 106-160 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। तो ये भी बहुत तेज़ी से फैलती है बीमारी, एक सूकर से दूसरे सूकर में फैलती है और अचानक सूकर मरने लगता है, यही इसका लक्षण है। तो इससे बचाव के लिए स्वाइन फीवर का टीका आप अवश्य लगा दें। स्वाइन फीवर का टीका जैसे ही लगाएंगे तो आप देखेंगे कि अगर स्वाइन फीवर का प्रकोप हो भी गया तो जो टीकाकरण किया हुआ है जिन पशु में, वो पशु जो है संक्रमित नहीं हो पाते हैं, बीमार नहीं होते हैं। और इस बीमारी से लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है पूरे झारखंड की अगर बात करते हैं तो किसान भाई इससे काफ़ी परेशान होते हैं। तो स्वाइन फीवर का टीका अपने सूकरों में अवश्य लगा कर रखें। तो ये 3 महत्वपूर्ण विषाणु जनित रोग थे, जैसे एफएमडी हो गया या फिर पीपीआर बकरियों में, स्वाइन फीवर सूकरों में, ये बीमारी काफ़ी प्रमुख है। इसके अलावा भी कुछ बीमारी है, जैसे मैंने बताया जो गौवंशीय पशु हैं उसमें एचएस और बीक्यू, ये बीमारी जो गला घोंटू बीमारी कहते हैं एचएस, इसका भी टीका बाजार में उपलब्ध है। ये खास करके गर्मी बरसात के समय होता है, लेकिन अगर कोई दूसरा पशु संक्रमित है तो अभी भी ये बीमारी फैल सकता है। ज़्यादातर गर्मी बरसात के समय देखने को मिलता है। तो किसान भाई बहन, आज की हमारी दोनों जानकारियां आपको कैसी लगी? आशा करते हैं आज की हमारी दोनों जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है हमें देने के लिए या हमसे कोई जानकारी लेनी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। और जाते जाते एक बहुत ज़रूरी बात, अभी समय चल रहा है कोरोना काल का, तो कोरोना काल के इस समय में आप 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इस बात को कभी ना भूलें। समय समय पे हाथों को सैनिटाइज करें और मास्क का उपयोग तो हमेशा करें। भीड़ में जाने से बचें। अगर आपने कोविड का टीका नहीं लिया है तो नज़दीकी टीका केंद्र जाकर कोविड का टीका लें और बूस्टर डोज भी ज़रूर लें। इसी के साथ मुझे शिखा स्वरूप को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।